तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। ये रहा आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद याद नहीं करने होते हैं। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। आपको बस वही सारे याद करने हैं। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये भी है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो इसका आंसर तो सामने ही दिख गया है। इसका आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और हाँ ये भी कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। एवरी 5 इयर्स में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का वर्णन कहाँ है। देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़रूरी अनुच्छेद है ये और मैक्सिमम पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 39। तो इसका सही जवाब है बी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि किसका पार्ट है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो अगला प्रश्न कि लोकसभा का नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है। बताइए, क्या प्रेसिडेंट होते हैं, क्या स्पीकर होते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर क्या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा याद रखना है कि लोकसभा का लीडर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, सी इसका सही जवाब है। जो मुख्य चेयर पे आदमी बैठा होता है लोकसभा में उसको स्पीकर बोलते हैं। मेरी ड्राइंग देखिए बहुत अच्छी है। उसको स्पीकर बोलते हैं। वो नहीं होता है लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द हाउस वो नहीं होता है। लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, और यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो वे सदन के नेता होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है आता है, और जिनको भी नहीं आता है ये उनके लिए आईना है कि आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत आसान है। देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, 44वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट या फिर 73rd अमेंडमेंट। तो इसका सही जवाब है बी, 42nd अमेंडमेंट या 42वां संशोधन। ठीक है। अच्छा, मुझे ना आपको ये बताना है ये किस लिए है, क्योंकि मैंने, जिसने मेरी पुरानी सीरीज़ देखी है पहले, पॉलिटी की सीरीज़ अगर जिसने देखी है उसको ये आता होगा। तो वो लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये 73rd अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए फेमस है या जाना जाता है। ठीक। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शंस 14, 22, 18 या 25। 8 स्केड्यूल की बात की गई है। मैंने आपको बताया था स्केड्यूल याद करने का एक ट्रिक है बहुत अच्छा, जिससे मैंने खुद ने याद किया है, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा स्केड्यूल के लिए शॉर्ट ट्रिक, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बहुत फेमस है, तो आपको याद हो जाएगा। अब आपको बताना है कि 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शंस 14, 22, 18 या फिर 25। तो इसका सही जवाब है 22। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। करंटली देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड इन द 8th स्केड्यूल। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी अब एक डैश है, खाली स्थान है। बताइए। पहले तो हमें पता है, पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स में था, है ना, फिर बाद में बदल दिया गया। तो अब बदल के वो किस में आया है। ऑप्शंस फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो पहले था। दूसरा ऑप्शन लीगल राइट, तीसरा ऑप्शन मोरल राइट या चौथा ऑप्शन
डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है और सबको आना चाहिए। बहुत देश के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए बच्चों। अगला देखिए, इसका सही जवाब है लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार। तो 44वें संशोधन यानी 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A, ठीक है, में कानूनी अधिकार बना दिया गया। द 44th अमेंडमेंट इन 1978 मेड इट अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। 300A एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 300A की बात कहीं पूछी जाएगी तो ये किसका है? राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, अब कहाँ आ गया है? अब लीगल राइट में आ गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत बेसिक सवाल है, ये सबको आता ही होगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर या फिर राबड़ी देवी। तो इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। देखिए, ये सवाल भले ही इम्पॉर्टेंट ना हो पर इसके सॉल्यूशन में जो बिहार केसरी कह दिया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो स्पेशल है बिहार का। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है अब आपको आ जाना चाहिए, और इसको 4 बार अभी बोल लीजिए, बिहार केसरी यानी श्री कृष्ण सिंह। इसको याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें प्लीज़ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग का स्थापना दिवस कब है, तो 25 जनवरी को, जिस दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं नहीं चाहूँगी कोई गलती करे और मुझे लगता है कि 95% चांस है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, ये तो पूछने ही वाला है, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इन बिहार? ऑप्शन 33%, 50%, 25% या 40%। इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। वैसे तो मैं अभी बताऊंगी पर बताने के बाद भी आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। प्रॉमिस, हाँ, करना है कमेंट। अगला इसका आंसर है बी यानी 50%। 50% है पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण बिहार में, और इतना ज़्यादा आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये सवाल मुझे लगता है अभी मैंने कहीं एग्ज़ाम दिया था, दिल्ली वाले एग्ज़ाम में शायद पूछा था, एमटीएस में। तो ये सारे सवाल बहुत कॉमन है, फंडामेंटल राइट्स को लेके जितने भी सवाल होंगे वो रट लेने ही होते हैं। तो बताइए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका सही जवाब है भाग 3। फंडामेंटल राइट्स जो है वो भाग 3 में है, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? पार्ट 3 को। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में आते हैं, जिनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? जिसने पॉलिटी पढ़ी है उसके लिए आसान है, जो वन लाइनर पढ़ के याद किया है उसको पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा।
तो बताइए इसका ऑप्शन मुख्यमंत्री है कि राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? इम्पॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, हर एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रहा है राइट टू एजुकेशन। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 24। तो इसका सही आंसर है दैट द 86th अमेंडमेंट इन 2002 मेड इट अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14, यानी 86th संशोधन 2002 द्वारा इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो 21A आर्टिकल में किसकी बात की गई है? राइट टू एजुकेशन की। अगला प्रश्न, भारत का पहला विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? इसका ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, कानून मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर या सॉलिसिटर जनरल। तो इसका सही जवाब है बी, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं। तो हाँ, आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट। तो अनुच्छेद 76 के तहत ही महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल कितनी सीटें हैं? बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी बिहार से मिलता जुलता है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? ऑप्शन 40, 75, 243 या 16। तो इसका सही जवाब है 75। बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 75 है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 75। अगला प्रश्न, आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किए जा सकते? विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? बताइए ऑप्शंस, आर्टिकल 19 और 20, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 14 और 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है बी, अनुच्छेद 20 और 21। क्यों? देखिए 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किए जाते। आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे आपातकाल में सिवाय इन दो अधिकारों के। आपको मुझे कमेंट में बताना है इन दो अधिकारों के बारे में कि ये दोनों अधिकार कौन से अधिकारों की, ये दो अनुच्छेद कौन से अधिकारों की बात करते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1949। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 यानी ए। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन December 9, 1946 विद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज इंटरिम प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश से ली गई है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया या फिर फ्रांस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लैंग्वेज कहाँ से ली गई, और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया। आप हमारी सीरीज़ को ऐसे ही फॉलो कीजिए, आपको धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में ही मिल जाएगी। और क्वेश्चन फॉर्म में जब अपन करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया और एक्सपीरियंस हो जाता है पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए, इसका जवाब है बी, ब्रिटेन।
भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। इंडियाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? बताइए। 71st अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या 74th अमेंडमेंट? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए पिछली पॉलिटी की जो 3 वीडियो आ चुकी हैं उसमें से भी किसी एक वीडियो में इसका जिक्र है। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको याद होगा। अगर आपको याद होता तो ये प्रश्न इस वक्त आपको रिवीजन का काम करता। ठीक है, चलिए अभी भी देर नहीं हुई है, याद कर लेना है कि पंचायती राज की बात 73rd अमेंडमेंट में होती है, यानी इसका जवाब सी है। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए? अगेन पिछली सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन पिछली सीरीज में घुमा के सवाल पूछा गया था। अगर आपने उस सवाल को किया होगा तो आपको इसका इनडायरेक्टली आंसर पता होगा। तो इसका ऑप्शन है वर्मा कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरकारिया कमीशन या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी। बताइए। तो इसका सही जवाब है बी यानी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगला और आखिरी प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टेन्योर कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? बताइए। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो इसका सही जवाब है बी 6 वर्ष। राज्यसभा का स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।